हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे पार्ट 3 में दिए गए थे अंडर आर्टिकल 12 to 35, उन सब का हम अपने इस लेक्चर में एक क्विक रिव्यू या क्विक रिवीजन कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा जो 7th चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें क्या है, एक टेबल बची थी, इसी को मैंने अपने इस लेक्चर में भी कंक्लूड कर दिया है ताकि क्या हो जाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसका एक बार पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े थे हमने, एक बार इनका क्विक रिव्यू हम अपने इस लेक्चर में ले लेते हैं। और स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कल से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ठीक है, डीपीएसपी को हम पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 8 कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और एक बार फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 12 टू अंडर आर्टिकल 35 जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको एक बार, उनके सब्जेक्ट मैटर को एक बार क्विक रिवीजन उनका कर लेते हैं स्टूडेंट। जो आर्टिकल 12 है जो कि सबसे पहला आर्टिकल आता है फंडामेंटल राइट्स में, उसमें क्या है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट में कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं, ये सब उसमें हमने पढ़ा था। इसमें ये बताया गया था कि सबसे पहले जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल की जो पार्लियामेंट होती है, मींस की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो जैसे कि पार्लियामेंट है वो क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। और ये सब क्या है, स्टेट का ही पार्ट है। और साथ ही स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कि क्या हो गई, स्टेट की एग्जीक्यूटिव और स्टेट की लेजिस्लेचर, ये भी क्या हैं, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। साथ ही म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, ये सब बॉडीज़ भी स्टेट के अंदर आती हैं। या फिर स्टूडेंट्स स्टेट की जितनी भी एजेंसीज़ हैं जिन पर कि क्या है, स्टेट के लॉज लगाए जाते हैं, वो सब स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आती है। और इन सब को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा डिटेल से पढ़ा था सारे आर्टिकल्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 13 जिसका सब्जेक्ट मैटर है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है आर्टिकल 13 में कि अगर कोई भी लॉ बनता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा या इनकंसिस्टेंट कर दिया जाएगा अगर वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविज़न से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को वो लॉ क्या करता है, डेरोगेट करता है, उसके इन्फोर्समेंट को डिक्रीज़ करता है। तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 14 जिसका सब्जेक्ट मैटर है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसको भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा आर्टिकल 15 जिसका सब्जेक्ट मैटर था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आर्टिकल 16 को हमने स्टडी किया था जिसमें कि कहा गया था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आर्टिकल 17 को स्टडी किया जिसका सब्जेक्ट मैटर है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 जिसका सब्जेक्ट मैटर है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद हमने आर्टिकल 19 को पढ़ा था जिसमें कि 6 टाइप्स के जो राइट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए गए थे। और आर्टिकल 19 को क्या कहा जाता है, राइट टू फ्रीडम कहा जाता है कि जिसमें क्या है, 6 टाइप्स के राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था। जिसमें कि पहला राइट था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, ये सब जो 6 टाइप्स के जो राइट्स थे वो राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19 में प्रोवाइड कराए गए थे।
स्टूडेंट उसके बाद हमने आर्टिकल 20 को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। उसके बाद आता है आर्टिकल 21, जिसमें हमने स्टडी किया था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। उसके बाद आर्टिकल 21A आया, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन को हमने स्टडी किया था। स्टूडेंट जो राइट टू एजुकेशन है उसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि कोई भी स्टूडेंट जो कि क्या हो, जिसकी एज क्या हो 6 से 14 ईयर्स के बीच हो, उसको क्या करना चाहिए, स्टेट के द्वारा कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा अंडर आर्टिकल 21A में प्रोविज़न किया गया था। और राइट टू एजुकेशन जो ये आर्टिकल 21A है या राइट टू एजुकेशन है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ा आर्टिकल 22, जिसका सब्जेक्ट मैटर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। उसके बाद आर्टिकल 23 आता है, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। उसके बाद आर्टिकल 24 है, जिसमें कि कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। उसके बाद आर्टिकल 25 है स्टूडेंट, जो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड हैं। जिसमें कि जो आर्टिकल 25 है उसका सब्जेक्ट मैटर है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट हमने पढ़ा आर्टिकल 26, जिसमें कि क्या था फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 में क्या है, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन से उनको ये इंडिपेंडेंस दी गई थी, उनको ये फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने आर्टिकल 27 को स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि कोई भी पर्सन को इस चीज़ की क्या है फ्रीडम है कि उसको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स को पे नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ की उसको फ्रीडम है किसी भी पर्सन को। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ा आर्टिकल 28, जिसका सब्जेक्ट मैटर है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट जो आर्टिकल 28 है, जब हमने इसको पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टेट के द्वारा फंडेड होती हैं, स्टेट के द्वारा जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को प्रोहिबिट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि क्या हों एडमिनिस्टर तो स्टेट के द्वारा किए जाते हों, लेकिन उनको जो बनाया गया है वो उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है या एंडोमेंट के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को देने की फ्रीडम होती है, अलाउड होते हैं। लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन क्या है उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना चाहे तो उस चीज़ के लिए उसको क्या है फ्रीडम प्रोवाइड कराई गई है। अगर वो नहीं करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, उसको क्या है फ्रीडम है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अपनी इच्छा से अटेंड करना चाहे या फिर ना करना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है स्टूडेंट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से रिलेटेड हैं। जिसमें कि जो आर्टिकल 29 है उसका सब्जेक्ट मैटर है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी क्या है चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, अगर क्या हो एक ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल है, सेक्शन ऑफ पर्सन है जो कि क्या हो इंडियन सिटीजन का कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसका कि कोई क्या हो सर्टेन लैंग्वेज हो, सर्टेन क्या हो कल्चर हो या फिर क्या हो कोई भी स्क्रिप्ट हो, अगर उसको क्या करना है कंजर्व करना है तो आर्टिकल 29 क्या है उस सर्टेन लैंग्वेज को, उनकी स्क्रिप्ट को या फिर उनके कल्चर को क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है आर्टिकल 29 के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30। इसमें कहा जाता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट
इसमें हमने पढ़ा था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्या है इस चीज़ का राइट दिया गया है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और साथ ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आर्टिकल 31 आता है, जिसमें कि क्या कहा गया था, राइट टू प्रॉपर्टी जब हमारे ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया था, उस टाइम पे क्या है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था। लेकिन स्टूडेंट जो आर्टिकल 31 है, अब इसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है स्टूडेंट। उसके बाद आता है आर्टिकल 31A, जिसमें कि क्या है, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो भी लैंड है या फिर जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्या है, स्टेट ने कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए थे जिसके थ्रू की क्या है, आर्टिकल 31A में 5 टाइप्स की कैटेगरीज बनाई गई थी, लॉज बनाए गए थे और उनमें स्टेट के द्वारा उनको अपने लिए सेव कर लिया गया था, ठीक है, और इसको स्टडी हमने किया था अंडर आर्टिकल 31A में। उसके बाद स्टूडेंट आर्टिकल 31B आता है, जिसमें कि हमने पढ़ा था वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। स्टूडेंट जो ये आर्टिकल 31B है, इसमें हमने स्टडी किया था कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी जो लॉज होते हैं, जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि किससे रिलेटेड थे, जो कि ई स्टेट या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, 9th शेड्यूल में उनको इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। ये प्रोविज़न कब किया गया, आर्टिकल 31B में किया गया, ताकि क्या हो सके, कोई उनको फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पर क्या है, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके और उनको जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस से बचाने के लिए कुछ निश्चित सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर दिया गया था, एक रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया, जो कि क्या थी, 9th शेड्यूल थी, ठीक है, 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्टिकल 31C, जिसमें कि हमने पढ़ा था सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 39 क्लॉज B है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज C है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन्फोर्समेंट के लिए जो भी लॉ बनाए गए हैं, उनको क्या है, फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पर क्या है, इनके इन्फोर्समेंट को रोका नहीं जा सकता है, ये कहा गया था, ठीक है। कहा गया था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39 क्लॉज B है और आर्टिकल 39 क्लॉज C है, इनके कॉन्सेप्ट को इन्फोर्स करने से रोका नहीं जा सकता है, मींस इनके एप्लीकेशन को, इनके इन्फोर्समेंट को क्या है, वो उसको लीगल ठहराया गया और कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पर क्या है, इनके इन्फोर्समेंट को रोका नहीं जा सकता है, मींस कि इनको इन्फोर्स कराया जाएगा। आर्टिकल 39 क्लॉज B और आर्टिकल 39 क्लॉज C को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, और इनको इन्फोर्स कराया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आर्टिकल 31D है, जिसमें कि क्या सब्जेक्ट मैटर था उसका, कि सेविंग ऑफ लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में क्या है, कुछ लॉज को स्टेट के द्वारा अलग से सेव कर लिया गया था, लेकिन स्टूडेंट इसको क्या है, आर्टिकल 31D को रिपील कर दिया गया, बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा आर्टिकल 32, जिसे कि हम क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं, और इसमें क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वो इन्फोर्समेंट के लिए क्या करता है, उन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 क्या है, रिट्स को इशू कर सकता है, ठीक है, और इसको क्या कहा गया है, रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा गया है आर्टिकल 32 को।
उसके बाद स्टूडेंट आर्टिकल 32A आता है, जिसमें कि जिसका सब्जेक्ट मैटर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसीडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32। और स्टूडेंट इसको क्या है, अब रिपील कर दिया गया है, ठीक है, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ा आर्टिकल 33, जिसमें कि हमने पढ़ा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। स्टूडेंट जो आर्टिकल 33 है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स पर जो कर्ब करने की पावर होती है, उनके फंडामेंटल राइट्स को जो क्या है रेस्ट्रिक्शन लगाने की पावर होती है, वो पार्लियामेंट के पास होती है। तो ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट के पास इस चीज़ की पावर है कि वो जो भी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, पुलिस फोर्सेस हों या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, उनसे रिलेटेड उनके फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे लॉज को बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 33, जिसमें कि क्या है पार्लियामेंट के द्वारा टाइम पर डिफरेंट लॉज को बनाकर ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके ऊपर क्या लगाए गए थे, इनके फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने आर्टिकल 34 को पढ़ा था, कि जिसमें हमने पढ़ा था कि जब मार्शल लॉ को इन्फोर्स किया जाता है इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर क्या होता है, उस एरिया के सारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वहाँ के सारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने आर्टिकल 35 को पढ़ा था, जिसमें कि हमने स्टडी किया था कि उसमें भी स्टूडेंट बेसिकली जो है पार्लियामेंट की ही पावर है, कि पार्लियामेंट को कुछ स्पेसिफिक पावर दिए गई हैं जो कि क्या है फंडामेंटल राइट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। आर्टिकल 35 का सब्जेक्ट मैटर है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। स्टूडेंट आर्टिकल 35 को जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी कि क्या है, वो क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में क्या कर सकती है, किसी भी प्लेस में, जॉब में क्या है, रेजिडेंस को एक कंडीशन के बेसिस पर प्रेस्क्राइब कर सकती है। और साथ ही पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 33 आपने देखा कि उसको क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करने की पावर है। और आर्टिकल 34 में आपने देखा कि मार्शल लॉ का जब इन्फोर्समेंट किसी भी एरिया में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट के पास इस चीज़ का राइट होता है कि वो जो स्टेट के जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर जो भी मेंबर हैं स्टेट के, जिनने की जहाँ पर अगर उन्होंने क्या है मार्शल लॉ के एप्लीकेशन के लिए, मार्शल लॉ को पब्लिक एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या है, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्या है कोई भी काम किया जाता है, कोई भी एक्ट किया जाता है, तो उसको पार्लियामेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इंडेमनीफाई करने की पावर जो है वो भी पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट उसको क्षमा कर सकती है, ठीक है, उसके किसी भी कार्य के लिए जो कि उसने मार्शल लॉ के एप्लीकेशन में किया हो, ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो स्टूडेंट जो आर्टिकल 35 है बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पार्लियामेंट की पावर्स को ही स्टडी करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करती है पार्लियामेंट की पावर के थ्रू। और स्टूडेंट इसमें हमने आर्टिकल 35 में ही पढ़ा था कि पार्लियामेंट को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से जो दो फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें कि आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 23 है, जो कि आर्टिकल 17 क्या है, जो अनटचेबिलिटी का है, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग लॉज बनाने की जो भी पावर है, पनिशमेंट के लिए जो भी अगर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड, तो उसके लिए लॉज बनाने की पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और इन सब प्रोविजंस को हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 35 में, ठीक है।
और स्टूडेंट इसमें जो आर्टिकल 23 है उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो थी, ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग थी, और जो फोर्स्ड लेबर था उसका प्रोहिबिशन किया गया था। और स्टूडेंट इन दोनों लॉज में आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड क्या है, जो भी लॉज बनाने की पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट को दी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग किसी भी लॉ को नहीं बना सकती है। और ये सब प्रोविज़न हमने डिटेल में अंडर आर्टिकल 35 अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है आज हमारा यहाँ पे इस लेक्चर में 7th चैप्टर जो बहुत दिनों से चला आ रहा था वो आज कंप्लीट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया हो। तो कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।